वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। सुबह सवेरे हम हैं आपके समक्ष और मेरे साथ है प्रतिभा। बिल्कुल, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। और जैसा कि पूजा हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, इतनी रोमांचक कर देने वाली ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अगर मर्म हम समझने की कोशिश करें तो वाकई जीवन का जो गहरा अर्थ कहीं ना कहीं इनमें छुपा हुआ है कि अगर हम जीवन जीते हैं और उस जीवन में अगर उस लाइफ में हमें चैलेंजेस ना मिले, अगर हमें ऐसी कुछ मुश्किलात ना मिले, तो वो जीवन कुछ यादगार नहीं रहता और उस जीवन को जीने में मजा भी नहीं आता। मजा तो तब आता है जब आपके जो कदम हैं वो आपकी राहों की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हों और आपको रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़े, चैलेंजेस का सामना करना पड़े और आप दोगुने उत्साह से, दोगुने जोश से उन मुश्किलात का सामना करें और उन पर विजय हासिल करें। तभी जाकर जीवन जीने का असली मजा है। क्यों? क्या बात है प्रतिभा, इतनी जब हौसला अफजाई भरे शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं ना दर्शकों, तब हमारा जो हिम्मत है वो दोगुना हो जाता है। और जैसा कि प्रतिभा ने कहा, हमारी जो ताकत है ना वो भी बेहद बढ़ जाती है। और इसीलिए है दर्शकों, हम हर रोज आपके लिए बिहार बिहान कार्यक्रम की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं एक सुविचार से। अच्छे विचार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जब अच्छे विचार होते हैं तब हम पूरे दिन होते हैं पॉजिटिव और सकारात्मक। तो चलिए और वक्त ना गवाते हुए दिखाती हूँ कि सबसे पहला सेगमेंट आज का विचार में क्या कुछ है आपके लिए। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर। महानता से घबराइए नहीं। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपको मुखातिब करवाते हैं अपने आज के ख़ास मेहमान के साथ। जी हाँ, कौन है आज के ऐसे ख़ास मेहमान जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनके विषय में हम जानेंगे और उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखता है, तो हम भी आज उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और आप दर्शकों को भी हम बताएंगे उनकी ही कहानी, उनसे भी सुनेंगे और हम भी कुछ साझा करने की कोशिश करेंगे उनके विषय में। बहरहाल बिना देरी किए आपको बताना चाहूँगी कि आज के जो हमारे खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं बिहार बिहान में, आप हैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं बिहार सरकार में। साथ ही साथ इनके विषय में मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कई सारी उपलब्धियाँ अपने लिए हासिल की हैं। एक हम कह सकते हैं कि फेदर्स इन द कैप की बात होती है, तो इनके लिए हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो इनके खेमे के लिए है। आपको बताना चाहूँगी कि 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार इनकी ही मेहनत के बदौलत इन्होंने हासिल किया था। आपको बताना चाहूँगी कि महात्मा गांधी स्वच्छता पुरस्कार 2017 और राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे अवार्ड 2018, जहाँ भी ये रहे हैं उस जगह के लिए इन्होंने एक नई पहचान उस जगह को दिलाई है और अपने मेहनत के बलबूते से अपने लिए भी एक नया मुकाम हासिल किया है। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। रणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर। और इसी के साथ साथ दर्शकों, एक बेहद ज़रूरी बात आपको ये भी बता दूं कि आप एक IAS हैं, इसी के साथ साथ एक लेखक हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। इसी के साथ एक और बेहतरीन बात यह है कि इनकी स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रहती है और भी कई सारी चीज़ें हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। बहुत सारी बातें हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हमें कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं और वो आपने बड़े ही छोटी उम्र में लिया, जबकि आप 6 साल तक अपने घर नहीं गए और आपने केवल अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट किया, पढ़ाई की और उसके साथ ही साथ आपने ये बीड़ा उठाई कि जब तक आप IAS नहीं बन जाएंगे आप अपने घर नहीं जाएंगे। और फिर एक वैशाली ज़िले का एक साधारण लड़का, उसके बाद एक सीतामढ़ी का DM बन जाता है। ये जो सफ़र था ये कितना चुनौतीपूर्ण था, क्या कुछ उस वक्त आपने महसूस किया है? उन पलों के, उन क्षणों के बारे में चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से आप बात साझा करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को सबसे प्यारा होता है उसको सबसे पहले हम लोग टारगेट में रखते हैं कि उससे हम दूर होते हैं।
जैसे घर सब लोगों को होम सिकनेस होता है, घर जाना, मम्मी पापा से मिलना, गांव वाले से मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने सबसे पहले उसी को रखा कि जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहा है कि यह चीज़ें मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो मैंने वो, चूँकि पटना और हाजीपुर की डिस्टेंस बहुत कम है, मेरे घर से पटना के डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर्स है, फिर भी मैंने 6 साल तक मैंने यहाँ आने के बाद से मैंने ट्राई किया था कि मैं जब तक आईएएस नहीं बनूंगा नहीं जाऊंगा। और लंबे समय के बाद मैं जब गांव गया तो निश्चित रूप से चूंकि मैं बड़ा हो चुका था, लोगों के लिए भी थोड़ा कौतूहल था कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं, बड़ा मतलब एज वाइज भी मैं बड़ा हो चुका था। तो लोग मिलना भी चाह रहे थे और मैं रात के वक्त पहुंचा था घर पर। तो उस समय ही 4-5 गांव से लोग, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आए थे मिलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा भी लगा था और फैमिली को भी निश्चित रूप से, स्पेशली पेरेंट्स को गर्व का क्षण था मेरे अलावे। जहाँ तक मेरी ये प्रिपरेशन का सवाल है, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था और पीजी कर रहा था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद मैं गुजरात कैडर में गया, जैसा कि आप बता रही थी प्रतिभा, कि मैंने वहाँ से कई अवार्ड्स लिए। गुजरात का पहला ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट नर्मदा को मैंने किया। उसके बाद मैं फिर बिहार आया। बिहार के बाद मेरी पोस्टिंग एज ए डीएम सीतामढ़ी हुई। वहाँ भी पहला डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी को मैंने ओडीएफ किया और कई अवार्ड्स और कई रिकॉर्ड्स वहाँ पे बने। बट इतना ज़रूर है कि यह जो है एक जर्नी है, जो जर्नी में हम यह ट्राई ज़रूर करते हैं कि जहाँ भी रहें हम अच्छा करें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि कहाँ है, यह ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। और मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं लोगों तक जुड़ूं और जो बेटर हो सकता है मैक्सिमम समय में लोगों के बीच देकर अधिक से अधिक, चूँकि जॉब अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, गॉड ने जो मुझे दिया है, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि जो गॉड ने मुझे दिया अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को नहीं मिली है, तो इसको मैं मैक्सिमम लोगों तक यूटिलाइज करूँ और लोगों तक सर्विस दे पाऊँ। बिल्कुल, शायद यही सोच है आपकी और यही जज्बा है आपका कि आप जहाँ भी रहे हैं वहाँ कुछ नए कीर्तिमान की स्थापना आपने की, स्थापित हुए हैं कुछ ऐसे नए कीर्तिमान। आपके बारे में जो आपने बताया रंजीत जी, कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि 6 साल तक अपने घर वापस नहीं जाना है जब तक आप उस चीज़ को हासिल न कर लें जिसके लिए आप अपने माँ बाप से भी अलग रहे 6 साल तक। ये बहुत बड़ा समय होता है जब इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन, शायद कोई भी आम इंसान ऐसा डिसीजन ले, बीच में ही शायद उसकी जो इच्छा है वो डगमगा जाए, उसका मन डगमगा जाए कि शायद चल के हमें अपने माँ बाप से मिल लेना है। लेकिन वो आप थे जिन्होंने इस बात को अपने जहन में बिठाए रखा कि नहीं, जब तक मैं अपने जो मकाम है उसको हासिल नहीं कर लूँगा तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो तमाम डिसीजन, ये जो डिटर्मिनेशन था आपके भीतर, जो आपने उसको बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड किए रखा, ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब आप छोटे से थे, आप गांव में थे और आपके दादाजी कहीं ना कहीं आपके प्रेरणा स्रोत रहे इस पूरे घटनाक्रम में, वो छोटी सी कहानी जानना चाहूँगी। जब आपने ये तय किया कि आपको भी यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आपको भी डीएम बनना है। मैं स्टैंडर्ड 6 में जब पढ़ रहा था, उस समय फ्लड आई थी और पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में फ्लड की सिचुएशन थी। तब सभी लोग उस समय डीएम की खोज कर रहे थे कि डीएम आएंगे तो शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो उस समय मेरे दिमाग में आ गया था कि डीएम जो है बहुत बड़ा पोस्ट है और डीएम ही जो है हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है। तो उस समय दादाजी ने हमें कहा था कि अगर जॉब करनी है तो डीएम की करो, बाकी कोई जॉब जो है जॉब नहीं है। लेकिन मैं उनके विचार में कह रहा हूँ, बल्कि हर लोगों का अपना जॉब है और सभी लोग मिलकर काम करते हैं, बट दादाजी का विचार था। बट ये मेरे लिए बहुत, चूँकि मैं आईएएस बना तब तक मेरे दादाजी मुझे छोड़ चुके थे, तो इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, बट मैं आईएएस बना और कहीं ना कहीं दादाजी हैं, वो जानते हैं कि वो चाहते थे कि उनका पोता कुछ करे तो आईएएस बने, तो आईएएस में बना। बिल्कुल, और आईएएस आप बने, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा ज़रूर। और इनसे बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन इसी संदर्भ में अब उनसे जो अगला सवाल है ये बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में शायद एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर अपने जीवन में कभी ना कभी फेलियर का भी सामना किया है। सर, कहते हैं कि पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहना चाहिए, हमेशा टॉप करना चाहिए। हालांकि आपके बारे में अगर कहूँ तो आप हमेशा टॉपर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा है उनको। एक कहावत है, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो आपसे ही जानना चाहूँगी कि इस कहावत में कितनी सच्चाई होती है, उन छात्रों के लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी छात्र जो है वो एवरेज या फेल्यूर नहीं होता है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन से कैंडिडेट्स या स्टूडेंट या मान लेते हैं कि मुझे अब प्रिपरेशन करनी है और खूब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, उस दिन से वो बेटर होते चला जाता है।
क्योंकि टॉपर जो होता है हमेशा 1 होता है, बट सीटें इतनी ज़्यादा होती है कि एवरेज भी स्टूडेंट होते हैं उनकी भी सिलेक्शन होती है। और कई बार देखा गया है कि वो एकेडमिक उनका जो है बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी वो IAS बने हैं, यह मान के चलना चाहिए। तो सेकेंड थिंग, जो फेल्यूर की बात कर रही हैं मैं, तो उसमें क्या होता है कि जितनी बार आप फेल्यूर होते उतने आपको एक्सपीरियंस होते जाता है कि आप किस कारण से हुए, तो उसको हम पिन पॉइंट करते हैं, देन फिर उसके हिसाब से अपनी कमजोरी जितनी वीकनेस है उसको रिमूव करके फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर सक्सेस होते हैं। लेकिन मैं जितने भी हमें अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं सभी को मैं कहूँगा, छात्र छात्राओं को, कि आप कभी यह मत समझिए कि आप एवरेज हैं या फिर आप टॉपर हैं, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब वो सब चीज़ें जो है पीछे हो जाती है। आपकी तैयारी जहाँ से और खूब कड़ी मेहनत करते हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। और आप ये बात को मानिए, क्योंकि पीछे जो आपने अचीव किया है वो तो पीछे की बात है। जिस दिन आप ठान लेते हैं उस दिन से आप आधी दूरी जो है तय कर लेते हैं और आपका सक्सेस होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे साथ कॉलेज में भी थे, एवरेज भी थे, फिर भी वो सक्सेस हुए बिल्कुल और अच्छे मुकाम पे वो गए हैं। इसीलिए सभी, हर इंसान जब पैदा होता है तो पूरा कोरा दिमाग होता है, लेकिन अपने माइंड का जितना ज़्यादा हम यूटिलाइज करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना हम बेटर होते चले जाते हैं। क्योंकि एक IAS बनने के लिए 2 से 3% अपने ब्रेन का यूज करना ही काफ़ी होता है। आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने 17% यूज करके सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो IAS बनने के लिए मैक्सिमम 3% अपने ब्रेन का यूज करेंगे, जबकि 100% में 3%, तो IAS आप बन सकते हैं। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि कोई एवरेज और ये टॉपर की स्टूडेंट की बात हो सकती है। तो सभी छात्रों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड आप हमेशा जब टॉप की तैयारी करते हैं तो एवरेज तो आपको मिलना है। कहते हैं ना कि तार पर से गिरते हैं खजूर पर जरूर अटकते हैं, तो तैयारी हमेशा आप टॉप रखनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। और बुद्धि की बात हम करें तो बुद्धि और दिमाग की बात है, सबके पास इक्वली है। बस ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं, ये अहम बात है। रंजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बिहार सरकार में बतौर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तौर पर पदस्थापित हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात होती है, प्राथमिक शिक्षा ऐसी प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, एक छात्र के जीवन में तमाम सीढ़ियाँ आती हैं। जब वो प्राथमिक शिक्षा लेता है, उसके बाद फिर वो मिडिल स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी छात्र जीवन में, क्योंकि वही उसके आगे की जो मंजिल है वो तय करती है कि आगे किस तरीके से उसका बेस कितना ज़्यादा मजबूत है। क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर आप? निश्चित रूप से जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फाउंडेशन है हर स्टूडेंट के लिए, और हर इंसान के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। जितना हम उस समय, अब चूँकि हमारा ब्रेन उस समय डेवलप होते रहता है, उस समय जितना ज़्यादा स्टूडेंट अपने ब्रेन का यूज करते हैं उतना ज़्यादा उनका ब्रेन जो है डेवलप होता है, और उसी का रिजल्ट जो है आने वाले समय में जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसका मिलता है। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन बिहार में है और मैं उसका डायरेक्टर हूँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लगभग 2.25 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हैं। उनके लिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर शिक्षा दे, और बेहतर शिक्षा के लिए हमेशा राज्य सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चूँकि फाउंडेशनल लेवल है, जैसा जड़ होगा उतना ही बड़ा पेड़ हो सकता है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पे खास फोकस करते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन हर स्टूडेंट के जीवन के लिए ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि वो प्राइमरी एजुकेशन पे खास तौर से फोकस करें। बच्चे अपने आप ही जो आने वाले समय में बेटर करेंगे। क्या बात है रंजीत जी, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स चल रही होंगी अभी कि किस तरीके से स्कूल को और बेहतर करें। मॉडल स्कूल्स की भी आपने बात की कि वो क्या कुछ है, और किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को आखिर क्यों भेजें स्कूल में, कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, ये सारी बातें साझा करें। प्राइमरी एजुकेशन 1 से 8 जो है बिहार में संभावना यह है कि फरवरी फर्स्ट वीक से हम लोग ओपन कर पाएंगे, लेकिन इसकी समीक्षा जो है 18 जनवरी के बाद की जाएगी, उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कई हम लोगों ने नई चीज़ें की है कि जो मॉडल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक जो मॉडल स्कूल है उसको डेवलप किया जाए, ताकि पास के जो स्कूल है उससे प्रेरणा लेते हुए स्कूल को बेटर किया जाए। और बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 से 25 ऐसे स्कूल्स हैं जो दूसरे स्कूल्स को कहीं ना कहीं दर्पण आईना के रूप में काम करते हैं, कि उनको बताते हैं कि आप इसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक स्कूल बेटर नहीं होगा तब तक हमारी बिहार की स्थिति जो है और बेटर नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी तभी आगे बढ़ी है जब वहाँ एजुकेशनल लेवल जो है बेटर रहा है। शिक्षा का स्तर जब हम बेटर करते हैं तभी जाके वहाँ का विकास जो है बेटर हो पाता है। और आप सबको पता है कि अभी भी जो है 2.25 करोड़ बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में है। अगर वो बच्चे बेटर करेंगे तभी बिहार का भविष्य जो है बेटर होगा, क्योंकि यही बच्चे आज कल जो है बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे।
तो कोशिश यह रहती है कि टाइम से स्कूल्स ओपन हो, चूँकि कोविड-19 के चलते स्कूल्स जो है अभी तक ओपन नहीं हुई है, लेकिन पूरी तैयारी जो है सो चल रही है। अब जैसा कि आपने बताया है कि अब वैक्सीन भी यहाँ पे आ चुकी है, तो 2 दिन के बाद वैक्सीन लगना शुरू होगा, तो इम्यून भी हो जाएगा, फिर हम लोगों के लिए ईजी रहेगा। बिहार में स्कूल्स जो है उसमें जो है स्टूडेंट्स जो बेस्ट कर रहे हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनको भी रिवॉर्ड देने के लिए प्रोग्राम्स हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि उनको भी रिकॉग्निशन मिले। आपको पता है कि राष्ट्रपति अवार्ड स्टेट लेवल पे भी जो है बिहार सरकार का शिक्षा दिवस के अवसर पे भी उनको अवार्ड दिया जाता है। तो शिक्षकों को हम लोग कोशिश यह कर रहे हैं कि उनको भी सम्मानित किया जाए और छात्रों को भी प्रेरित किया जाए, और साथ में जो डिबेट है, क्विज प्रोग्राम है, उसको भी प्रमोट करें, कल्चरल प्रोग्राम्स जो है उसको करें, स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 3 यहाँ पे स्पेशल जो गेम्स है, बास्केटबॉल, बिहार बास्केटबॉल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, पेंचक सिलाट का भी मैं अध्यक्ष हूँ, और कुंफू का भी अध्यक्ष हूँ। तो 3 स्पोर्ट्स हमारे पास स्पेशली है, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कोविड-19 से हम लोग लगभग उबर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के बाद हम लोग इसके लिए भी आगे ट्राई करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम देखें तो जो बीता 1 साल गुजरा है, और लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से, कोविड का जो साल बीता उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मोटिवेट हों तो उनको अभी मुख्य धारा में, मेन ट्रैक पर लाने में थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ेगी। आपसे यही जानना चाहूँगी रणजीत जी कि जो बीता 1 साल रहा, और जैसे आपने बताया कि अभी जनवरी में समीक्षा होगी कि फरवरी में स्कूल को खोला जाए या नहीं, इस बात को लेकर, तो ये जो बीता 1 साल रहा, हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि शायद ये भी एक तरीका होगा जब हमको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना होगा, उनको इस तरीके से शिक्षा देनी होगी, प्रदान करना होगा। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, और आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में देखेंगे तो चूँकि बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज और ऐप भी विद्यावाहिनी बिहार ऐप डेवलप किया, जिसमें कि क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक की सभी बुक्स के कंटेंट्स, ई कंटेंट्स में हमने डाला। साथ में उसमें हमने ये भी ऑप्शन रखा कि स्टूडेंट्स जो है उसमें नोट्स भी बना सकते हैं, सेव रख सकते हैं, और टीचर्स को शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी हमने अच्छे ऐप डेवलप किए, लेकिन चूँकि रिमोट एरिया में छात्र रहते हैं तो उनके पास 30% ही एक्सेस हम लोग कर पाए। दूरदर्शन के द्वारा भी हम लोगों ने क्लासेज जो है से स्टार्ट करवाई, उसके द्वारा भी तो ऑनलाइन क्लासेज और दूरदर्शन और दूसरे जो माध्यम थे उसके द्वारा हम लोग कोशिश किए, लेकिन वो पहुंच जो है प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर होते हैं और पहुंचा पाते हैं, वो हम लोग नहीं पहुंचा पाए। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि ऑनलाइन और ऑनलाइन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में छात्रों को और पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली, और सभी के सभी जो है ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा अवेयर हुए, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो फ्रेंडली हो पाए। तो एक चीज़ें जो है कोविड-19 का फ़ायदा हुआ कि ये सब चीज़ें जो है लोगों तक पहुँची, और साथ में हम लोग जो है ऐप डेवलप करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, फिर 1 से 12 क्लास तक को बिहार टेक्स्ट बोर्ड के सॉफ्टवेयर पे पूरे की पूरी ई कंटेंट्स डालना, तो कई चीज़ें चैलेंजिंग थी जिसको हम लोगों ने ओवरकम किया। साथ ही चूँकि एग्ज़ाम नहीं हो पाया था तो हम लोग सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया था। इस साल चूँकि फरवरी में क्लासेज अगर ओपन होती है और वह सिचुएशन बनता है तो उस पर फिर से विचार करते हुए हम लोग का क्लास जो है सो, और ख़ास तौर से ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को जो भी नुकसान हुआ है उसको हम लोग भरपाई करें, एक्स्ट्रा क्लासेज और क्लासेज और टाइम देकर, ताकि उनको से बेटर किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि आप निरंतर लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है उनकी, वो बेहतर की जा सके। दर्शकों, तो ये बेहद ज़रूरी है कि अब अगर स्कूल खुल जाए तो आप अपने बच्चों को स्कूल्स में ज़रूर भेजें, क्योंकि अब सारे वैक्सीनेशन की भी तैयारी हो चुकी है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इनसे साझा करेंगे, जानेंगे दर्शकों। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इन्होंने कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं। इसी के संदर्भ में एक बात ये भी है कि इन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। बहुत सारे ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं, लेकिन ये जो कहानी है, किस तरीके से ये एक रिकॉर्ड आपने बना दिया, क्या कुछ ये प्लान था या फिर अचानक से हो गया सब कुछ, किस तरीके से हुआ, ये सारी बातें साझा करें। एक्चुअली क्या है, कोई प्लान नहीं होती है। जब हम काम करते हैं तो रिकॉग्निशन मिलती है और हमें सब कुछ मिलता चला जाता है। जैसे अगर देखेंगे कि एक दिन में हमने शौचालय के लिए पेमेंट जो है 118 करोड़, बड़ा अमाउंट होता है, उसके लिए रिकॉर्ड बनना। उसके बाद हम लोगों ने लगभग जो है 1 लाख टॉयलेट के लिए जो पीट जो गड्ढे की खुदाई जो करनी थी,
वो हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में किया था, वो भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने रिकॉग्निशन किया था। और एक दिन में हम लोगों ने 1132 NSV करवाया था, जो कि पूरे इंडिया में कभी नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूयॉर्क से हेल्थ स्ट्रेटजिक ने हमें बेस्ट लीडरशिप अवार्ड भी दिया था। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स बने। एक दिन 1 घंटे में हम लोगों ने 1800 बच्चों का जो कि स्कूल से लेफ्ट आउट थे उनका हमने इनरोलमेंट कराया, नामांकन कराया। उसके लिए भी जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें रिकॉग्निशन, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने आप बनते चले गए। और सामने से हमें ऑफ़र किया गया कि आपने यह किया है, और फिर न्यूज़पेपर कटिंग करके भेजा हमने। और लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमें कई सारे मिले हैं उसमें। बिल्कुल, कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। और अवार्ड से ज़्यादा आपकी उपलब्धियां हैं, जो लोगों के बीच आपने काम किया है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग आपके, मतलब आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, इस वजह से कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपने धरातल पर जो काम होता है करना, वो आपने किया है वाकई सही मायने में। अच्छा रंजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, लॉकडाउन के फेज़ में आपने बताया कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे अनभिज्ञ थे, वो अनजान थे कि किस तरीके से उनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है या एक डिस्टेंस वाली पढ़ाई जो होती है वो कैसे करनी है। तो उसको कहीं ना कहीं आपने अचीव करने की कोशिश की, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की। लेकिन आपके अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, जहाँ से आप आते हैं, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपसे जानना चाहूँगी कि इसको लेकर भी आपने कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप सीधा संपर्क में रहते थे, मिशन 50 जो आपका एक है, आपकी जो एक छोटी सी संस्था है या एक छोटा सा ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, जहां आप उन लोगों को, जो वो छात्र जो सपना देखते हैं, जो एक ख्वाब मन में पालते हैं कि उन्हें UPSC कम्पीट करना है, तो उन्हें आप गाइड करते हैं। लेकिन ये जो कोरोना काल रहा, इसमें कहीं ना कहीं एक गैपिंग हो गई, एक डिस्टेंस हो गया, लेकिन इसके बावजूद आपने हार नहीं मानी और एक संचार माध्यम का उपयोग करते हुए आप उनसे लगातार जुड़े रहे। इसके विषय में जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से कोविड-19 के चलते ही मैंने यूट्यूब अपना चैनल बनाया और मई महीने में मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू UPSC BPSC की प्रिपरेशन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, कैसे याद करें, बहुत सारे मैजिक टिप्स जो हमें हो सकता था मैंने रिकॉर्ड करके या लाइव आकर मैंने छात्रों को गाइड करना शुरू किया। मुझे याद है कि मैंने मई 11 को फेसबुक पेज बनाया, लगभग 1 लाख उसमें फॉलोवर हैं। मैक्सिमम जो है सब UPSC BPSC की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं फेसबुक लाइव आकर भी उनको गाइड करना शुरू किया। तो चूँकि मैं पहले क्लासेस लेता था, ऑफलाइन मोड में उन्हें पढ़ाना था, तो ऑनलाइन के लिए मैंने कोशिश किया। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमारी पहुँच जो हो पाई। और चूँकि गाइड करने के लिए मैंने यह कोशिश ज़रूर रखा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है मैं करूँ। वेबसाइट मैंने बनाया, वेबसाइट को मैंने अपलोड किया, जितने मटेरियल्स हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं छात्रों तक जुड़ूँ। और मिशन 50 एक संस्था है पटना में जो निःशुल्क सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराती है, और लगभग ये 8 साल से काम कर रही है। और 1600 से 1700 यहाँ से BPSC स्पेशली जो है सिविल सर्विसेज से सक्सेस हुए हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मिशन 50 का। क्या बात है, कठिनाइयों को आपने अवसर में अवतरित कर दिया है, बदल दिया है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है दर्शकों। YouTube चैनल इन्होंने बनाया, उसके ज़रिए भी बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाने की और अपने ज्ञान को जो है ना बांटने की वो लालसा इनके भीतर शुरू से रही है। और तभी ये अपना जो ज्ञान है UPSC को लेकर के हो, इंटरव्यूज़ को लेकर के हो, सभी के साथ साझा करते हैं। तो आपसे ही जानते हैं रंजीत जी की किस तरीके से UPSC हो या किसी भी कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो एक फ्रेम बनाना होता है पूरे दिन का, किस तरीके से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, जब पढ़े तो किस तरीके से पढ़ाई करें। तो ये सारी मैं चाहूँगी कि जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स है आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। निश्चित रूप से यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो सभी है लेकिन सक्सेस कुछ ही लोग करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी आप पढ़ें वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें। आप कंटिन्यू, मैं हमेशा बोलता हूं कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं बैठना है। हमेशा जो है वो 1 से 1.5 घंटे बैठना है, 5 मिनट वॉक करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में थिंक करें, वापस फिर बैठे। यानी कि आपको हमेशा जो है 1.5 घंटे के अंतराल पे आपको गैप देना है, कम से कम 10 मिनट्स का। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करनी चाहिए या लेट नाइट पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन जो है सभी को होता है। तो मैं इसमें बारे में बताऊंगा कि मैंने दोनों ही पढ़ाई की है। तो जब हम लेट नाइट पढ़ाई तब करते हैं जब एग्ज़ाम हमारे से दूर होता है। इट मीन्स कि हमारा जो है एग्ज़ाम का डेट आगे होता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है तो 1 महीना पहले से फिर से हमें मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ
कि जब हम लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, जैसे सपोज डेट कि हम 4 बजे मॉर्निंग तक पढ़ते हैं, 5 बजे तक फिर सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो अगर अब यही कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो एग्ज़ाम का जब समय आता है तो हम एग्जामिनेशन हॉल में वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, 4-5 क्वेश्चन कम हो जाता है। लेकिन जो जो लेट नाइट पढ़ते हैं उसमें एक होता है कि डीप कंसंट्रेशन बनता है, आप उस समय कुछ भी कोलाहल नहीं होता, आराम से बैठ के पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद भी होता है। डिपेंड करता है कि किसको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको 3 समय मिलता है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। तीनों समय को अलग अलग डिवाइड करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग टाइम में आप जो भी डिफ़िकल्ट आपके सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट चैप्टर है, उसको करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। दोपहर का सब समय होता है, जैसे अगर सपोज डेट कि अगर गर्मी का मौसम चलता है तो सोने की इच्छा होती है, तो उसको भी अगर बीट करना चाहते हैं तो लिखना शुरू करते हैं, नींद नहीं आती है तो लिखना शुरू करें। दोपहर का टाइम जो है जिसमें 2 से 3 घंटे कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मेंस जो होता है मुख्य परीक्षा, उसमें बिल्कुल आपके हैंड में होता है कि आप जितनी अच्छी राइटिंग स्किल रखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दोपहर का समय जो है बिल्कुल और आपको राइटिंग में रखना चाहिए। इवनिंग का टाइम जो है 1 घंटा का समय आप बुक स्टॉल पे जाइए या फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कशन करिए। देन फिर जो दिन भर आपने पढ़ाई की है आफ्टरनून में या मॉर्निंग में, उसका रिवीजन जो है इवनिंग में करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आप मॉर्निंग उठते हैं तो 11 बजे सोना चाहिए, और लेट नाइट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 4 बजे तक पढ़ के फिर आप सो सकते हैं और उसके बाद फिर उठ सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कितना अच्छा है, क्योंकि कंटिन्यू मैं यह नहीं कहूँगा कि आप लेट नाइट पढ़ें, क्योंकि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी है, बाल कम हो सकते हैं और आपको जो है तबीयत जो है थोड़ी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। बट यह ज़रूर है कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं और मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठते हैं तो बेटर हो सकता है। 5-6 बजे भी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, और एक टाइम फ्रेम ज़रूर बनाना चाहिए कि हमको किस समय क्या क्या पढ़ना है। एक बात मैं और कहता हूँ कि आप जो भी रूटीन बनाते हैं वो 100% फॉलो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत रूटीन बनाए, लेकिन यह ज़रूर होता है कि 80 से 90% अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको 100% नहीं हुआ, उस बात को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड थिंग, जो समय गुजर गया उसके बारे में कभी दुखी होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं शाम में क्या रहा, दिन भर हमने कोई पढ़ाई नहीं की, वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो समय आपके लाइफ से निकल चुका है। अब अभी से हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि मंडे से पढ़ाई करते हैं, 1 तारीख से पढ़ाई करते हैं, और वो सालों गुजर जाता है उनके टाइम बनाने में, क्योंकि हर समय जो है वो शुभ मुहूर्त होता है। पढ़ाई आप अगर आपने अभी से सोचा है तो अभी से पढ़ना शुरू करिए, और हमेशा जो है अपने लाइफ में जो आपके लिए हॉबी जो है, स्पोर्ट्स में है तो 1 घंटा समय दीजिए, म्यूजिक सुनते हैं तो समय दीजिए, लेकिन हमेशा जो है दिन का 1 घंटा एंटरटेनमेंट में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शरीर के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, उसी तरह से अपने ब्रेन को रिफ्रेशमेंट एंड न्यूट्रिशंस के लिए आपको संगीत सुनना जरूरी होता है, तभी आपका माइंड जो है फ्रेश होता है, तभी पढ़ाई कर सकते हैं। दिमाग का खुराक जो है संगीत है, या फिर आपके जो हॉबी है, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, पसंदीदा है। हाँ, पसंदीदा है। जैसे हो सकता है कि आपको बहुत अभी क्रिकेट चल रही है और आपको लगता है क्रिकेट देखना जरूरी है, इधर पढ़े कि इधर क्रिकेट देखें, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पढ़ाई पूरी कर लेते हैं फिर क्रिकेट देखते हैं। जैसे मैं अगर खाने के साथ भी कंप्रोमाइज़ करता था, आज खीर बना है, पहले इस चैप्टर को पूरा करूंगा फिर मैं खीर खाऊंगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है हमेशा लाइफ में जोड़ना चाहिए कि मैं पहले पढ़ाई को हमेशा, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं उसको पहले लाना चाहिए। जैसे मान लेता है मुझे मूवी बहुत पसंद है, मूवी देखने जाना है, तो मैं हमेशा टारगेट रखता था ये बुक को खत्म करने के बाद ही मैं मूवी देखने जाता। इसके चलते क्या होता था, मूवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किताबें मैं खत्म करके फिर मैं मूवी देखने जाता था। ये चीजें जो है यानी कि सोच कहीं ना कहीं अपने आप में जो है उसे एकदम सोच का पक्का, जिसको मन का पक्का होना कहते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ अब जानना चाहोगे तुम रंजीत जी से? बिल्कुल पूजा, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी बातचीत रही है हमारी अब तक की, और जो भी ट्रिक्स, जो भी एक प्लानिंग होती है, किस तरीके से हम एक प्लान, एक चार्ट बना सकते हैं ताकि हमारी जो भी हमारा लक्ष्य है, नॉट ओनली यूपीएससी, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी गोल्स हमारे सेट हैं, तो उस गोल तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है वो ज़्यादा सुगम हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए, तो क्या कुछ हमें उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है? वो तमाम बातें आपने साझा की। इसके अलावा आप गाइड भी करते हैं, जैसा कि आपने बताया, स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम होते हैं उसके माध्यम से आप उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। रणजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो एक जिम्मेदारी होती है, ये जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका दर्जा हम देते हैं, कहीं ना कहीं आप में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जितना कुछ जो ज्ञान का एक भंडार आपके भीतर है वो आप साझा करते हैं
दूसरों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ उनकी मंजिलें, उनका जो रास्ता है वो आसान करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी ये कितना ज़्यादा मायने रखता है ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर होना? क्या ये और लोगों को भी ये चीज़ें अपने अंदर रखनी चाहिए कि आप अगर एक मुकाम तक हैं तो दूसरों के लिए आप कैसे एक उदाहरण बन सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी जो भी पर्सन्स हैं, जो भी सोसाइटी में हैं या फिर कंट्री में हैं, उन सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी गॉड ने दिया है, कम से कम यह कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि हम जो हमारे पास है उनको हम शेयर करें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती है, जितना हम शेयर करते हैं उतना हमारा जो हमारे अंदर जो होता है वो समृद्ध होता जाता है, रीच होते जाता है। वो कोशिश हमारा भी होनी चाहिए और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चूँकि गॉड ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो हम सभी को कम से कम मोटिवेट कर सके, क्योंकि अगर हम मोटिवेट करें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि जैसे श्रीलंका में अगर जाना था हनुमान जी को, तो उड़ने के लिए जामवंत ने बताया था कि आप उड़ने की शक्ति है। तो मैं युवाओं को खास तौर से मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि युवा हमारे जो है वो देश के भविष्य है और यूथ को हमेशा मैं सही डायरेक्शन में लेने के लिए कोशिश करता हूं, सोशल मीडिया का सहारा लेता हूं और उनको बताता हूं, गाइड करता हूं, क्योंकि यह वो समय होता है जब युवाओं में फ्रस्ट्रेशन भी आती है अपने करियर को लेके, खास तौर से काफ़ी वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं उन सबको यह बताता हूं कि आप लक्ष्य में, लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं मैं उनको भी यह बताता हूं कि अगर अपनी गरीबी दूर करनी है तो केवल पढ़ाई करिए और बच्चों को पढ़ाइए। अगर जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमको इस गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलना है तो पढ़ाई करेंगे, बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, जॉब करें या फिर कोई भी बिजनेस करें तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। तो सोसाइटी को अगर आप अपलिफ्ट करना है तो केवल एकमात्र माध्यम है एजुकेशन, और शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और इसी दिशा में मैं प्रयास करता हूँ, बुक्स राइटिंग करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो कोशिश ये मेरी रहती है कि यूथ को मैं अधिक से अधिक गाइड कर सकूं। बिल्कुल, और बहुत सारे मोटिवेशनल बातें भी आप करते हैं, यूथ के साथ साझा करते हैं दर्शकों। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से अपना रूटीन बनाना चाहिए, किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों पेरेंट्स को अपने बच्चों को खास करके स्कूल भेजना ही चाहिए, क्योंकि जब नींव मजबूत होगा ना तभी जो मकान हम बनाएंगे, जीवन रूपी जो मकान उनका बनेगा वो बेहद मजबूत हो जाएगा। ये तो सारी बातें आपने बताई पढ़ाई लिखाई के बारे में, लेकिन पढ़ाई और जब एग्ज़ाम की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो रिटन एग्जाम आपने बताया किस तरीके से आप क्रैक करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन उसके बाद आता है इंटरव्यू में भी कई बार ऐसा होता है कि छात्र बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, नो डाउट, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि जानते हुए उत्तर को भी वो नहीं जाहिर कर पाते हैं अपने एग्जामिनर के सामने। तो क्या कुछ टिप्स होती हैं, किस तरीके से इंटरव्यू में उनको बैठना चाहिए? इंटरव्यू के लिए मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि स्पेशली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेजिटेशंस होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, या उनको अगर कहीं बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल कांपने से लगते हैं। ये समस्या होती है और मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ। और सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले वोकल होना पड़ता है, जो भी आपको बोलना है बोलना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू का मौका आता है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मिरर प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, तो जब भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो हमें बोलने में हेजिटेशंस होती है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर आके याद आता है ये तो मुझे पता था, या फिर अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरव्यू बिल्कुल व्यक्तित्व परीक्षण है जिसके द्वारा आपकी, चूँकि एग्जाम के द्वारा आपके ज्ञान की परीक्षा ले ली गई है, लेकिन जिस भी एग्जाम के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन किया जा रहा है उसके लिए फिट है या नहीं, इमोशनल बैलेंस कितना है, इसकी जाँच की जाती है। तो कुछ टिप्स मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने ग्रुप डिस्कशंस करें, अधिक से अधिक वोकल बने, आप बोलना शुरू करें, क्योंकि जब बोलना शुरू करेंगे तो माइंड उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग है कि जब भी आपको लगता है कि किसी के साथ आई कांटेक्ट करके बात करने में दिक्कत हुई तो नोज पे आप ध्यान देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको देख रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मिरर जितनी भी आपकी हाइट है उसकी हाफ साइज की रख के सामने आप उस प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू आधे घंटे 1 घंटे करें। आपका ड्रेस सेंस जो है बेटर होना चाहिए, जो आपको पहनने के बाद सुंदर लगे उसको पहनना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू में आप बिल्कुल ये समझें कि सीनियर से हम वार्ता करने जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं, ये समझ के आप इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू के लिए ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छे क्वेश्चंस का जवाब कितना बेटर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब अगर आप नहीं दे पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्या बात है।
जी रणजीत जी, क्योंकि अब वक्त हो चला है, हम दर्शकों से विदा लेंगे और आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हमारे साथ साझा की, इतनी सारे जो आपने ट्रिक्स हैं वो हमारे जो युवा दर्शक हैं उनके साथ आपने शेयर किया। आपका हमारे कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू प्रतिभा जी एंड पूजा जी, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया जिसके द्वारा मैं अपने युवाओं के साथ जुड़ पाया। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, ये हम आपसे जानना चाहेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो चलिए फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordk.patna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जो हैं वो निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेती हूँ एक स्वच्छता गीत के साथ। नमस्कार।